हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में अगेन आपका एक बार और हार्दिक स्वागत है। गाइस, स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे और हमारा 5th चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है पीस एंड डेवलपमेंट। और उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक वेपन्स एंड डिसआर्मामेंट। ठीक है, सो गाइस लेट्स बिगिन विथ इट। यस गैस, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि एटॉमिक वेपन्स एंड डिसआर्मामेंट एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज दिस वेपन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। दिस वेपन यानी कि एटॉमिक वेपन्स। यहाँ पे बात हो रही है कि एटॉमिक वेपन्स जो होते हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब ये कैसे? आप सबने पता ही होगा कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, चाइना है, ये जो आज की बड़े बड़े नेशंस हैं उनके पास ऑलरेडी एटॉमिक वेपन्स हैं। ठीक है, और ये अगर एटॉमिक वेपन्स को कहीं किसी एक, समझ लो कि एटॉमिक बॉम्ब को किसी एक कंट्री के ऊपर, किसी एक सिटी के ऊपर गिरा देता है, तो बहुत भारी मात्रा में, बहुत लंबे पैमाने पर नुकसान हो सकता है। अब सबको वर्ल्ड वॉर 2 का वो सीन तो पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 को कैसे ख़त्म किया गया था, जब अमेरिका ने, यूएसए ने जापान के दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, आप देख लो कि ये करीब करीब 1944-45 की बात है। लेकिन आज तक अगर वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है हिरोशिमा या नागासाकी में, तो उसमें आज भी बहुत सारी रेडियो एक्टिव डिफेक्ट्स दिखी जाती हैं उनकी बॉडी पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं वो बहुत ही नुकसानकारी होते हैं। उसमें से जो रेडिएशन आता है उसके कारण हज़ारों लोग, हज़ारों एनिमल्स मारे जा सकते हैं और पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब ऐसे ही वेपन्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास है। ठीक है, अब समझ लो कि इंडिया में तो चलो ठीक खैर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और सपोज़ कि कोई ऐसे एक टेररिस्ट ग्रुप ने पाकिस्तान को कम और कर दिया और पाकिस्तान के जो भी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे उसे उसका कब्जा ले लिया, तब ऐसे में उनके पास ये पावर आ जाएगी कि भाई किसी पे देश के ऊपर कोई भी एरिया में बैठ के हम लोग जो एटॉमिक मिसाइल होती है वो लॉन्च कर दें और उस देश को बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ह्यूमन लाइफ के लिए सीरियस डैमेज और बहुत ही बड़ा लॉस पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अगर गलत गलत तरीके से उसका यूज़ होता है तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंस। आपको पता है कि भाई एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज़ जो है वो 1945 के बाद आज़ाद हुए हैं। फ्रीडम उनको 1945 के बाद मिली है, जिसमें हमारा इंडिया भी इंक्लूड होता है। हमें 1947 में फ्रीडम मिली। ठीक है, और आज आप देख लो कि 1947 से लेके करीब करीब 2010 तक ऐसे सारे देश जो हैं, जो सारी कंट्रीज़ हैं जो फ्रीडम जिन्हें मिली है, वो सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो बैकवर्ड रही है। उसमें उतना खास कुछ डेवलपमेंट नहीं देखा गया, ना ही वो किसी सुपर पावर से कंपैरिजन कर सकती है इकोनॉमिकली या सोशली। ठीक है, तो बहुत सारे नेशंस अभी पीछे हैं। तो यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे कंट्रीज़ को जो कि सोशली और इकोनॉमिकली ही डेवलप नहीं है, उनको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा डेवलपमेंट में। प्राइमरी फोकस ये रहना डेवलपमेंट हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। हमारे फैमिली में अगर आपके पास एक तरफ खाना पीना और वो सारी चीज़ें रखी हो और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल, एसी, टीवी वगैरह चीज़ें रखी हो, तो आप क्या पहले सिलेक्ट करोगे? सीधी सी बात है, हम लोग खाना पीने की तरफ जाएंगे क्योंकि वो हमारी नीड है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमें ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फ्रिज, टीवी, एसी, मोटर कार वगैरह, वो लग्जरीज़ है। अगर वो नहीं होगी तो वो चलेगा, लेकिन खाना पीना नहीं होगा तो क्या चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि कंट्री को पहले आप डेवलप करो। जब आपका कंट्री डेवलप होगा तब जाके आपको कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, तब जाके आपको डिफेंस सेक्टर अपना डेवलप करना चाहिए। पहले आप खुद की कंडीशन तो सुधार लो। ठीक है, पूरा जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है वो तो ओवरकम कर लो, बाद में जाके डिफेंस एक्सपेंडिचर करना। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन ये जो कोल्ड वॉर वाला एरा था, आपको आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कोल्ड वॉर क्या होता है। वो कोल्ड वॉर वाला जो एरा था उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऐसा प्रेशराइज़ किया दूसरे नेशंस को, ये जो 1945 के बाद आज़ाद हुए उनको,
कि भाई आप कुछ भी करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम वेपन्स बनाएंगे, हम लोग आपको बेचेंगे, आपको खरीदना है, बस दैट्स ऑल। ठीक है। तो इससे क्या होने लगा, बड़ी बड़ी जो नेशंस थी ना, यूएस ले लो, रशिया ले लो, ये सारी कंट्रीज़ ने ये हमारे सारे वेपन्स बनाना शुरू कर दिए। और जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, ये पाकिस्तान ले लो, फिर जो 1945 के बाद आज़ाद हुई, इंडिया, पाकिस्तान आप ले लो, फिर हमारे ये साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ जो फिर बाद में आज़ाद हुए हैं, उनको अपने वेपन्स बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में इन लोगों का ध्यान जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हट के पूरा का पूरा डिफेंस एक्सपेंडिचर पे चला गया। ठीक है। और जो पैसा हमारे लोगों के फ्यूचर के लिए, हमारे लोगों के बेटरमेंट के लिए रखना चाहिए वो था, वो अब जाने लगा प्लेन, एरोप्लेन, जेट्स, फिर ऐसी सारी चीज़ें खरीदने में। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, ये भी ज़रूरी था, लेकिन पहले फोकस ज़्यादा देना चाहिए था डेवलपमेंट पे। ठीक है। और इससे क्या हुआ, इसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता गया, और डिसआर्मामेंट जो था वो कहीं ना कहीं उसके जो गोल्स थे वो सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन ये जो डिसआर्मामेंट है वो प्रोवाइड कर सकता है इन डेप्थनेस से बाहर निकलने का एक रास्ता। क्यों? क्योंकि आज देखो कि यूएसए के साथ खरीद रहे हैं, अब फ्रांस से डसोल्ट का राफेल लिया हम लोगों ने, फिर हम लोग रशिया से मिसाइल्स खरीद रहे हैं, तो उनके सामने कुछ पैसे भी तो देने पड़ते हैं। अब ऐसा हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोगों ने सारे पैसे दे दिया, कुछ डेफिसिट में भी बिजनेस चल रहा होगा, तो वो हमारी डेट है जो हमें कभी ना कभी तो ओवरकम करनी है। ठीक है। तो डिसआर्मामेंट करके, यानी कि हम लोग ज़्यादा हथियार ना खरीदते हुए उनके जो पैसे बाकी है वो उन्हें लौटा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी डेप्टनेस थी वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो एक ये दूसरा एक सेकंड पॉइंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर एटॉमिक वेपन्स बाय द एटॉमिक पावर। अब देखो कि आफ्टर 1945 रशिया, मतलब कि सोवियत यूनियन, हमारा यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इन लोगों ने क्या किया, ये ऑलरेडी डेवलपिंग फेज में पहुंच चुके थे, तो इन लोगों ने एटॉमिक वेपन्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब एटॉमिक वेपन्स आप बना रहे हो, कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सपोज़ कि आप लोगों ने कपड़े बनाना शुरू किया, लेकिन कपड़े पहनने वाला ही कोई नहीं है, तो क्या आप उसे बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। ठीक है। हम जब पीछे चला जाते हैं, आदिवासियों के टाइम में चले जाते हैं हम लोग, जब वो लोग हम लोग जब वो पूरा जंगल वाला लाइफ स्पेंड करते थे, हम लोग एक सेटल सिविलाइज नहीं हुए थे, हम लोग जंगल में रहते थे, तो क्या मैं अपनी प्रोडक्ट लेके जंगल में जाके उन लोगों को कह सकता हूँ कि भाई आप ये शर्ट पहनो, बहुत अच्छे लगोगे? नहीं पहनेंगे ना, सीधी सी बात है। क्यों नहीं पहनेंगे? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि क्या होता है। अब जहाँ कोई इंसान रह ही नहीं रहा है, आप वहाँ जाके शर्ट बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाओगे। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे कि इन लोगों ने एटॉमिक वेपन्स बनाए, लेकिन कोई अगर खरीदने वाला ही नहीं होगा तो इनके एटॉमिक वेपन्स जाएंगे कहाँ? इनको पैसे कहाँ मिलेंगे जो वेपन्स के पीछे इन्होंने लगाए हुए बनाने में? ठीक है। तो ऐसे में ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने ऐसे मार्केट ढूंढना शुरू किया जहाँ पे ये लोग जो है वो अपने एटॉमिक वेपन्स बेच सके। ठीक है। और ये जो एटॉमिक वेपन्स बेचने की वाला जो पूरा मार्केट है, वो कौन से मार्केट बने? वो हमारे बने इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, अरब कंट्रीज़, ये सारे कंट्रीज़ बने। क्यों? क्योंकि ये अभी अभी आज़ाद हुए थे, तो इनको ऐसा लगता था कि भाई हम लोग अपनी जो मिलिट्री पावर है वो स्ट्रेंथन कर लेते हैं, ताकि कोई दूसरा नेशन हम पे अभी वापस कब्जा ना जमा ले। ठीक है। ये इनकी सोच थी, बिल्कुल सही सोच थी उस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी नेशंस ने इन लोगों से हथियारें खरीदना शुरू किया। और आपको पता है कि यही टाइम पीरियड के इन बिटवीन बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में वॉर भी चल रहे थे। जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान का वॉर ले लो। ठीक है। जैसे ही हम लोग आज़ाद होते हैं तो 1947 में इंडिया पाकिस्तान के अभी अभी कितने वॉर हो चुके हैं? 1947, फिर 1965, 71 और 99। ठीक है। इतने सारे वॉर हम लोगों ने, करीब करीब 4 वॉर हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ लड़े हुए हैं। उसके बाद आप देखो कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अराउंड 1956 में। ठीक है। जो अभी अभी तक चल रहा था। उसके बाद इराक और इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो भी अभी अभी आप कह सकते हो कि चल ही रहा है। तो लोगों को ये लगा कि इन सारी कंट्रीज़ को ये लगा कि यार अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन हमेशा रहने वाली है, तो क्यों ना हम अपना जो मिलिट्री पावर है उसे स्ट्रेंथन करें। ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे पास हथियार ना हो, तो पाकिस्तान वाले अगर हम पे हमला करेंगे तो हम लोग शांति और अहिंसा से बैठे के देखते तो नहीं रहेंगे। गांधी जी ने नो डाउट कहा कि भाई शांति और अहिंसा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन सामने से गोली चल रही है तो आप अपने आप को बचाओगे या शांति से मरोगे?
आप ही सोच लो क्या करोगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट्स ने ये सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें मिलिटरीली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इसी वजह से हम लोगों ने जो है वो वेपन्स खरीदना शुरू किया। ठीक है, और हमने जब वेपन्स खरीदना शुरू किया, इससे जो है ये यूएसए, यूएसएसआर, ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है वो चलती थी, और उनकी जो मिलिट्री पूरी फैक्ट्रीज़ है वो भी चलती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। थर्ड पॉइंट हमें समझाता है, और उसके बाद आता है इकोनॉमिक बर्डन ऑफ सुपर पावर्स। अब आपको पता है कि सुपर पावर करके एक पूरी कंसेप्चुअल, आप कह सकते हो कि एक डेफिनेशन सारे लोगों में है वो पूरे वर्ल्ड में, कि भाई अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। ठीक है, अब हुआ क्या था, इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब 1939 से लेकर 1944 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। अब ऐसे में 1944 के बाद या 45 के बाद आप देखो कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। अब ये कोल्ड वॉर सिचुएशन क्या है, ये कोल्ड वॉर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दोनों कंट्रीज जो होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट वॉर जाहिर नहीं करती, डायरेक्ट वॉर आप कह लो कि डिक्लेयर नहीं करती, बट इनडायरेक्टली उन दोनों के बीच में वॉर चल रहा होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट वॉर कैसे चलता है, वो अपने आपको मतलब यूएसएसआर यानी रशिया और यूएसए यानी यू अमेरिका, वो दोनों वर्ल्ड में अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ ना, वो भी कोल्ड वॉर का ही रिजल्ट है, क्योंकि रशिया ने सबसे पहले इंसान को आकाश में भेजा, ब्रह्मांड में भेजा। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा कि यार रशिया ये कर लिया तो लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि रशिया सुपर पावर है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ह्यूमन को चांद पे उतारा। ठीक है, ह्यूमन को सबसे पहले आकाश में ब्रह्मांड में कौन ले गया, रशिया ले गया। यूरी गैगरिन सबसे पहले वहाँ पे जाने वाले इंसान थे आकाश में। लेकिन सबसे पहले चांद पे किसने उतारा इंसान को, यूएसए ने उतारा। ठीक है, तो बाद में दोनों के बीच में ऐसी वॉर चलती रही धीरे धीरे, और उसके बाद जो है आपको कोल्ड वॉर के जब स्टार्ट होता है, और कोल्ड वॉर के बाद जो सारे नेशंस बने हैं, ठीक है, यानी कि जो आप कह लो कि वर्ल्ड वॉर 2 45 के बाद जो भी सारे नेशंस बने हैं, उसको यूएसए और सोवियत यूनियन क्या करने लगे कि भाई एक दूसरे को ज्वाइन करने लगे। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बना 1947 में, तो यूएसए ने और रशिया ने दोनों ने ट्राई किया कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान दोनों को अपनी साइड कर सकें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, पाकिस्तान यूएसए की तरफ चला गया। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि हम लोग भाई नॉन अलाइन रहेंगे, और उसके बाद आपको एक सीरीज देखने को मिलेगी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब कि ना तो रशिया के साथ जुड़ने का ना ही अमेरिका के साथ जुड़ने का, हम लोग अकेले ही रहेंगे। ठीक है, अब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, बहुत सारी 1945 के बाद आज़ाद होने वाली बहुत सारी कंट्रीज़ ने जवाहरलाल नेहरू का ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पसंद किया, और रशिया और यूएसए के साथ ना जुड़ने से वो एनएएम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जुड़ गए। चलो ये तो हुई दूसरी बात। अब सोवियत यूनियन और यूएसए क्या करते थे, दोनों सारी ऐसी कंट्रीज़ को कहते थे कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, बस आपको हमारा सिर्फ साथ देना है। मतलब इनडायरेक्टली दोनों लोग जो थे वो अपनी अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लगाने लग गए थे। ठीक है, और उन्होंने पॉलिटिकल गेम स्टार्ट कर दिया इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद। पाकिस्तान को यूएसए ने ऐसा कहा कि भाई हम आप लोगों को बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारे हथियार देंगे आपको, अभी नहीं बाद में जब आपकी इच्छा हो तब आप पैसे हमें दे देना। ठीक है, बस आप हमारे साथ ले लो। ऐसे में पाकिस्तान उनके झांसे में आ गया, और पाकिस्तान ने यूएसए को सपोर्ट दे दिया। अब सीधी सी बात है, पाकिस्तान का नेशन पड़ोसी है हमारा, तो अगर वो यूएसए के साथ जा रहा है तो हमें भी यूएसए या तो फिर रशिया, दोनों में से किसी एक का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी अभी अभी आज़ाद हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोगों ने जो है इंडिया ने थोड़ा झुकाव अपना यूएसएसआर की तरफ रखा। लेकिन गाइज ये जो दो सुपर पावर की जो होड़ थी, दोनों की रेस थी, वो जल्द ही यूएसएसआर को समझ में आ गया कि भाई हम ज़्यादा लंबे टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो बहुत सारे नेशंस का बन के एक पूरा ग्रुप बना हुआ था जिसका लीडर था रशिया। और बाद में ये हुआ कि अराउंड अराउंड 1970 आते आते तक, 1970 80s आते आते तक जो यूएसएसआर था वो बहुत सारे देशों में बट गया। ठीक है, और उसमें से रसिया आप देख लो, यूक्रेन जो है, फिर आपके ये तजाकिस्तान कजाकिस्तान वगैरह सारे जो कंट्रीज़ हैं वो पहले यूएसएसआर थे। ठीक है, ये सारे बाद में 1980s 85 के बाद ये सारे बने,
और फिर क्योंकि ये सारा सोवियत यूनियन का जो है वो पूरा डिस्ट्रक्शंस हो गया, तो इसके कारण जो कोल्ड वॉर था वो भी ख़त्म हो गया। और पहले दो सुपर पावर हुआ करती थी, एक यूएसए यानी कि अमेरिका, और दूसरा है यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। ठीक है, तो ये जो यूएसएसआर था अब वो तो ख़त्म हो गया, तो जो भी एक सुपर पावर बची वो अमेरिका थी। ठीक है, और आपको पता है आज भी हम लोग सुपर पावर किसे मानते हैं? यूएसए को मानते हैं कि भाई उसके पास सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिटरीली स्ट्रांग है। ठीक है, तो आज यूएसए सुपर पावर माना जा रहा है। और ऐसे में जब ये सारी चीज़ें होती है तब उसके बाद यूएसए और सोवियत यूनियन ये दोनों टेबल्स पे बैठते हैं और बात करते हैं कि अब हमें जो है वो डिसआर्मामेंट करना चाहिए, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कम करना चाहिए, जिसके कारण हम जो है जो बर्बादी हो रही है उसे रोक सकें। ठीक है गाइस, तो ये एक पूरा सिनेरियो है कि डिसआर्मामेंट और एटॉमिक वेपन्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस में आपको फ्यूचर में आपको फ्यूचर टाइम पीरियड में भी ला के प्रेजेंट कर सकूं। और इसी मेरी चैनल को बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन पे प्रेस करके, वो सब आप जानते ही हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।